इसके पहले जो हम लोग जितना इंटीग्रल पढ़े थे दैट वाज इनडिफिनिट इंटीग्रल, और यहाँ पे हम लोग का बोलेंगे क्या है वो, डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल। अब देखना है इसमें क्या होता है, सो देखिए। ओके, डिफिनिट इंटीग्रल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, सो देखिए आप लोग, हम लोग का जो मिलेगा सो कैसे रहेगा, सो देखिए। डिफिनिट इंटीग्रल के लिए सिंबल क्या होगा, ठीक है। इनडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़े हैं, डिफिनिट में देखिए क्या रहेगा कि ये ऐसे रहेगा, लिखा रहेगा आई इक्वल टू, ये इंटीग्रल ऐसे, ये साइन तो रहेगा ही, ऐसे भी को लिखते हैं इंटीग्रल, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स का कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा, एक्स का कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपका ये डी एक्स है ऐसे, और इसके नीचे में लिखा रहेगा ऐसे ए, और ऊपर में लिखा रहेगा ऐसे बी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, ये पढ़ेंगे माने डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, चाहे पढ़ेंगे इंटीग्रल ए टू बी, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कैसे पढ़िएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें देखिए ए एफ एक्स जो है, ए एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous function of x, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन of x in the interval ऐसे लिखते हैं, इन द इंटरवल ए टू बी, ये ऐसे क्लोज इंटरवल में ऐसे लिखा जाता है। मतलब इसका मतलब होता है कि इसमें x जो वेरिएबल है ये आपको ये b और यहाँ ए ऐसे ए से b के बीच में, मतलब where f(x) is a continuous function of x in the interval a to b, ऐसे दिस वे, माने a से b के बीच में। कहने का मतलब हुआ कि जो फंक्शन f(x) है, चाहे यहाँ पर जो वेरिएबल x है, dx में जो वेरिएबल x है, इस x का मान a से लेकर के b के बीच में वेरी करेगा, a से लेकर के b तक क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का मतलब इसमें a और b इंक्लूडेड है, समझ गया कि नहीं, इस तरह का है। और इस तरह से लिखा रहेगा। आपको क्या बोले कैसे पढ़ने के लिए, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे बोलिएगा। और ये एफ एक्स जो होगा इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बीच में कहीं ब्रेक वगैरह नहीं होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ इन द इंटरवल ए टू बी, ठीक है कि नहीं। क्लोज इंटरवल है मतलब उसमें ए और बी इंक्लूडेड है, ऐसे समझ गया। ये इस तरह से लिखा रहेगा। इस ए को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, माने ये इंटीग्रल का इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। इस नोटेशन में क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल। एक मिनट के लिए प्लीज,
देखिए आप लोग यहाँ ये जो ए को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और बी को बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ए को बोलते हैं, यहाँ देखिए ए को बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इस बी को बोलेंगे अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड बी को बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। पूरी बात स्पष्ट हुई? माने इस तरह का लिखा रहेगा, देखिए नीचे में ए एंड बी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए ये जो आएगा ना आपका एक डिफिनिट नंबर आएगा। कहा जाता है कि इनडिफिनिट इंटीग्रल जो होता है दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल जो होता है दैट इज ए नंबर, दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स। समझ गया कि नहीं? आपका ऐसे रहेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आप बोलिएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या क्या इसमें बात है कि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स इन द इंटरवल इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। मतलब एक्स का मान ए से लेकर के बी तक जा रहा है, ए एंड बी आर इंक्लूडेड। आगे लिखते हैं ए इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, बी को बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। और ये आपका फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। ये आपका इंटीग्रेशन का लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये आपका अपर लिमिट, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अब इसका वैल्यू कैसे डिफाइन होता है सो देखिए। इसके लिए आप क्या करिएगा, सो ऐसे देखिए। पहले ये देखिए ऐसे जो लिखा रहता है, अगर ये जहाँ से लिखा हुआ हो कोई एफ एक्स डी एक्स रहता है, ऐसे एफ एक्स डी एक्स रहता है, तो इसके लिए आप लोग क्या लिखते हो, इतना इक्वल टू, अगर इसको इंटीग्रेट करते हो तो ऐसे लिखते हो एफ एक्स आप प्लस एक सी लिखते हो ना। अगर लिमिट नहीं लिखा रहता है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स हो तो आप लोग क्या लिखते हो, यहाँ कोई एक्स का दूसरा फंक्शन आता है। यहाँ देखिए यहाँ क्या तो है, एक मिनट के लिए रुकिए, आप इसको ऐसे फ्रेश लिखिए, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, आप लोग क्या लिखते हो, इस साइड में कोई एक्स का नया फंक्शन एफ एक्स, आप प्लस यहाँ एक सी लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। सी को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आई होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो अगर इतना बराबर इतना होता हो, इफ इतना इक्वल टू इतना, देन इंटीग्रल ऐसे एफ एक्स डी एक्स, अगर यहाँ ए से बी लिखा गया हो तो इतना बराबर आप सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, इतना बराबर होता है। इधर जो फंक्शन आया हुआ है ना एफ एक्स, तो उसमें क्या किया जाता है, आप सीधे लिखते हो एफ, यहाँ जो एक्स है उसके बदले में बी लिख देना है, एफ बी, अब माइनस एफ ए लिख देना है। इतना काम करना है, ये सी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। कुछ समझ पाए कि नहीं? ऐसे इसको डिफिनीशन के तौर पर, डिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनीशन के तौर पर लिखा जाता है कि अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स प्लस सी होता हो तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, अगर इसमें लिमिट लग जाता है ए से बी तक, तो इतना बराबर, यहाँ जो फंक्शन आया हुआ है एफ एक्स, इतना बराबर में लिखा जाता है एफ, जहाँ जहाँ उसमें एक्स है, ये तो एक्स का फंक्शन न है, तो जहाँ जहाँ एक्स है पहले उसमें अपर लिमिट बी लिखा जाता है, यानी उस फंक्शन का मान निकाला जाता है जब एक्स के जगह पे बी हो, और फिर माइनस पर करके यहाँ पे उसी फलन का मान, इस एफ एक्स का ही मान उस समय निकाला जाता है जब एक्स के जगह पे ए हो, तो यहाँ एफ ए लिखा जाता है। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, नहीं समझे? इसको बताने के लिए हम लोग एक पुराना तरीका जो है, वो पुराना तरीका हम लोग कैसे एक लिखते हैं, सो देखिए
क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रल अगर ऐसे एफ एक्स डी एक्स है 8 से लेकर के b तक है, इसका लिमिट ये इतना आई है, तो इतना बराबर हम लोग क्या कहते हैं कि आप लोग लिख लो ऐसे एफ एक्स, ऐसे एफ एक्स लिख दो, ठीक है। और इसको जो है मैंने बताने के लिए लोग बताता है इस तरह से एफ एक्स लिख लो आप, प्लस यहाँ पर समझो ये तुम्हारा सी है, ऐसे इतना को तो इतना लिखने में तुमको पहले दिक्कत नहीं थी, और इसको ऐसे घेर दो और ऊपर में ऐसे बी लिख दो और नीचे में यहाँ पर ए लिख दो ऐसे। फिर इस पूरा ये जो पूरा जो यहाँ पे आया हुआ है, पूरा जो आया हुआ है, इस पूरा फंक्शन का मान उस समय निकालो जब x के जगह पे b है, माने जो अपर लिमिट यहाँ b है, इसको ऐसे इस तरह से ब्रैकेट से घेर करके ऊपर में b और नीचे में a लिख दो, ठीक है कि नहीं, ऐसे कर दो। और तब इसमें क्या करो, जहां जहां x है वहां पर b लिखो, तो ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ बी, आप प्लस ये सी ये इतना, और माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां a लिखो, तो ये कितना हो जाएगा एफ ए आप प्लस ए सी ये इतना, और तब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये एफ बी और माइनस ये हो जाएगा एफ ए, और ये सी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यही बात सबसे ऊपर लिख दिए थे ऐसे, ये इस तरह से एक बात डिफिनीशन के तौर पर इसमें लिख दिए हैं कि अगर इतना बराबर इतना, देन जब लिमिट लग जाएगा तो ए सी की बात छोड़िए, जो फंक्शन आया हुआ है इस फंक्शन एफ एक्स का मान आपको निकालना है x के जगह पे b लिख करके, माने उस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां b रख करके आप एफ बी निकाल लीजिए। फिर इसी फंक्शन का मान ये लोअर लिमिट जो है a वो रख करके निकाल लीजिए, एफ बी माइनस एफ ए कर दीजिएगा, तो वहीं इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू होगा, एक नंबर होगा, एक फंक्शन नहीं होगा, एक्स का फंक्शन नहीं होगा, ये एक्स का फंक्शन नहीं होगा, समझ गया कि नहीं, एक नंबर होगा। और ये क्या होता है, ये एक्स का एक फंक्शन रहता है, एक नंबर होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें एक इनडेफिनिट सी रहता है, इसमें इनडेफिनिट सी नहीं रहता है। या आप एक स्टेप और पीछे से सोचे तो आप इसी में बुझिए कि हम लोग ऐसे कर दिए और सी वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारा एफ बी माइनस एफ ए रहेगा। तो आप डायरेक्ट इतना इंटीग्रल ये एफ एक्स डी एक्स ए से बी अगर है ऐसे, तो इतना बराबर लिख सकते हैं, इस विदाउट सी आप इसका इंटीग्रल मान लीजिए आपका एफ एक्स हुआ, और उसी एफ एक्स का मान अपर लिमिट रख करके एक बार निकालिए, फिर माइनस कर करके लोअर लिमिट रख करके आप ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना, इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिज फार्मूला। ये ऐसे जो लिखा गया है ना ऐसे, इसको बोला जाता है, इस फार्मूला का एक नाम है, इस फार्मूला का नाम है न्यूटन लेबनिज फार्मूला। थोड़ा एडवांस बात कर दी है, एक लाइन, यूजुअली इसका चर्चा नहीं रहता है, लेकिन ये जो फार्मूला इतना बराबर इतना जो लिखा जाता है, यहाँ देख लो ऊपर में एफ एक्स है, तो इतना इक्वल टू इतना लिखना, आप इसी को डायरेक्ट डिफिनीशन ले सकते हो। ऊपर वाला जो लाइन आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला इतना बराबर इतना, यानी इतना बराबर इतना, इसी को डायरेक्ट डिफिनीशन के तौर पर ले सकते हो। समझाने के लिए हम सोचे कि बुआ इस तरह से लिखना, जिस तरह से पहले करते थे एफ एक्स प्लस सी, उस तरह से कर लो, घेर दो, ऊपर में बी लिख लो, नीचे में ए लिख लो, फिर इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक बार बी लिख दो, फिर माइनस साइन दे करके जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ तुम ए लिख दो, और फाइनली जब सोल्व करोगे तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। या डायरेक्ट ऐसे बुझो, इस एफ एक्स को डायरेक्ट विदाउट सी इंटीग्रेट करोगे, एक फंक्शन तुम्हारा एफ एक्स आता है, उस एफ एक्स में एक्स की जगह पे अपर लिमिट लिख दो और माइनस उसी एफ एक्स का मान एक्स की जगह पे लोअर लिमिट रख करके निकालो, एंड एफ बी माइनस एफ ए कर दोगे, ये तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। ये न्यूटन लेबनिज फार्मूला बोला जाता है, समझ गया कि नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रल का। आई होप आप लोग के बात समझ में आ गई है। आप यहाँ देखिए, अब इस पर थोड़ा सा कुछ वर्ड आउट कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। अगर आप पूरा सी लिख करके घेर करके जाते हैं तो अभी तो अंत में एफ बी माइनस एफ ए पे ही पहुंचिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट एफ बी माइनस एफ ए लिखिए, इट मेक्स नो डिफरेंस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, समझ गया कि नहीं। तो इस तरह की बात है, वो याद करने वाली बात है, आपको ये घुमाने के लिए कि भाई जिस तरह से इनडेफिनिट करते थे उसी तरह से करिए,
घेर करके बी ऊपर में नीचे में ए लिखिए, ए से बी तक गए हैं तो फिर उस पूरा का फंक्शन का मान x बराबर बी है तब निकालिए, माइनस एक्स बराबर ए है तब निकालिए, तो अंततः एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ गया कि नहीं? तो इस तरह से आपका फॉर्मूला हो गया है। डायरेक्ट आप ऐसे आगे से आप इसको डायरेक्ट ऐसे बुझिए, ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ए टू बी है तो इतना इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए है। नहीं समझे? इसमें एफ क्या है, वेयर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स में जो यहाँ एफ एक्स प्लस सी आता है उसी एफ एक्स में एक्स के यहाँ पे बी लिखना है और फिर एक्स के यहाँ पे ए निकाल करके मान निकालना है। बस समझे कि नहीं? अगर ये इनडिफिनिट इंटीग्रल ऐसे है तो इसी का डिफिनिट इंटीग्रल होगा तो यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। आई होप आप लोग को बात क्लियर हो चुकी है। अब जैसे हम आप लोग के लिए लिखते हैं ऐसे, देखिए एक फंक्शन हम लिखते हैं ऐसे, इस तरह से लिखा हुआ है, ये 3x² है, यहाँ पर dx है, इसका इंटीग्रल है, और ये इंटीग्रल मान लीजिए हमारा 0 से लेकर के 2 तक है, ऐसे है। तो इस 0 क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट, b क्या है अपर लिमिट, ये क्या है तुम्हारा ये फंक्शन है, इसी का डेफिनिट इंटीग्रल 0 to 2 निकालना है। तो आप इसको देखो, अब जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो तो कितना हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो ये 3 इधर आ गया, x² का करोगे तो x का पावर a2 + 1 बाई a2 + 1 हो जाएगा ना। सी का कोई चर्चा नहीं करना है। इस टोटल को ऐसे घेर करके अपर लिमिट तुम इतना लिख दो और लोअर लिमिट इतना लिख दो। इसको अगर सॉल्व करते हो तो तुम्हारा 3/5 है, बोलो आइए कितना हो जाएगा, क्या कर दे सॉरी ये कितना है 3/3 है, आइए कितना है x³ है, ये ऐसे 2 and 0 ये आपका इतना हो जाएगा, तो ये x³ और ये कितना हो जाएगा ये 2 0, इसमें मान रखोगे तो ये 2 का ये क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 8 - 0 = 8 एंड दिस इज अ डेफिनिट वैल्यू। तो इस तरह से जो डेफिनिट इंटीग्रल का एक डेफिनिट वैल्यू 8 निकल गया एंड दिस इज योर आंसर। नहीं समझ पाए क्या आप लोग? बढ़िया समझे? एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, आप पूरा समझ जाइएगा। दूसरा देखिए, यहाँ ऐसे लिखा गया है, ऐसे i = ये इंटीग्रल, यहाँ हम लिखते हैं cos x dx, ऐसे ये cos x dx है, इंटीग्रल cos x dx है। ओके, इसमें आपको जो है मान लीजिए 0 से लेकर के, और हम बात कर रहे हैं 0 से लेकर के बात कर रहे हैं, चाहे ऐसे करिए, रुक जाइए, इसको हम निकालते हैं -π/2 से लेकर के +π/2 तक, इसका इंटीग्रल है, इतना बराबर इंटीग्रल ये cos x dx -π/2 to π/2 ऐसे है, cos x dx -π/2 से लेकर के π/2 तक है। ओके, इसको सॉल्व करना है तो इसका कितना होता है तुम लोग जानते हो ना, यही है, इसको निकालना है। तो अब i बराबर क्या लिखोगे, माने ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम, ये निकालना है, इसको तुम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हो, तो सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या आया i = ये इतना, इसके एक बार और उतार दे रहे हैं cos x dx -π/2 इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट, इसको इंटीग्रेशन का अपर लिमिट बोलेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos x का कितना होता है sin x होता है, बोलो सोच लीजिए बढ़िया से, sin x को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो cos x हो जाएगा ये इतना, और इसको ऐसे घेर दीजिए, अपर लिमिट आपका ये π/2
और लोअर लिमिट -π/2। आप सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin -π/2। ये हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब माइनस आइए कितना हो जाएगा, माइनस से बाहर निकलेगा तो यहाँ ऐसे हो जाएगा साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ऐसे होता है। ये रिजल्ट आप लोग को जानना होगा, ठीक है। तो ये ढंग से आप इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आइए हो जाएगा, तब प्लस यहाँ भी आ जाएगा आपका sin π/2। ये हल करिएगा कितना हो जाएगा 1, आप प्लस ये आपका 1, ये कितना हो जाएगा 2। तो यही एक डेफिनिट वैल्यू आ गया कि नहीं आई क्या मान, ये डेफिनिट इंटीग्रल है। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, जैसे करते थे वैसे कर दीजिए। वो क्या करते थे, sin x होता था -π/2 π/2 उस तरह से लिख लीजिए। यहाँ आप ऐसे लिख दीजिए, समझ गए कि नहीं? ये सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको हम ऐसे करें, ऐसे लिखते हैं, एक दूसरा लिखते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल ही है, ये बड़ा कॉमन है जिसका हम लोग यूज करते हैं। आई बराबर मान लीजिए हमको ऐसे लिखा जाए, इंटीग्रल x² dx। ये 0 से लेकर के हमको 2 तक जाना है, ऐसे। एक ये था क्या, यही किया था कि दूसरा था? 0 से 2 ऐसे से गुणा था, वही हो गया एक तरीका का। एक काम करिए, इसको आप कर लीजिए, ऐसे 3 कर दीजिए, कर दिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इतना है। तो इसमें इसका सॉल्यूशन जब लिखना शुरू करिएगा, ये इतना दिया गया, इसको एक तरह से सॉल्व करना है तो आप लिखिएगा i = ये कितना हो जाएगा, और पहले इसको लिख लीजिए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। यह क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो गया है x3। ये कितना है dx, सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा x4/4 हो जाएगा। ऐसे देखो, इसको ऐसे घेरोगे, ऊपर में तुम्हारा 2 और नीचे में ये देखो एक चीज समझो इसमें, जब ऊपर वाला तुम रखोगे अब इसमें, जैसे x के पे 2 लिखोगे तो 2 का पावर 4 अब बाई 4, और घटाओ x के पे 0 लिखोगे तो 0 का पावर 4 अब बाई 4 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा। देखो तो अगर इसको हम लोग ऐसे समझे तो यहाँ जो 4 आया हुआ है जो कि एक कांस्टेंट है, ऊपर वाला लिखेंगे तो अभी नीचे में 4 रहेगा, माइनस करके जब नीचे वाला लिखेंगे तो अभी 4 रहेगा। तो क्यों ना इस 1/4 को पहले ही हम बाहर कर लें, क्योंकि 4 इसमें भी 4 इसमें भी आएगा ना। तो इसको एक बार में बाहर कर लेते हैं, तब हमारा यही ना बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, ये सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, ये 1/4, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये फिर कट करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए आप जो इतना जो किए हैं ना, ये तो आप देख लिए, आपको बता दिया। ऐसे ऊपर वाला रखिएगा तो अभी 4 रहेगा, नीचे वाला रखिएगा तो अभी रहेगा। आप इसमें सुविधा के लिए इसको हटा करके और देखिए आप क्या कर सकते हैं, इतना इक्वल टू डायरेक्ट 1/4 कांस्टेंट है, चूंकि ऊपर वाला लिमिट रखेंगे तो अभी 4 आएगा, नीचे वाला रखेंगे तो अभी रहेगा। तो ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए तब ये बच जाएगा x का पावर 4 और ये ऊपर में 2 और नीचे में 0। तो आप हल करिएगा तो ये 1/4 और यहाँ रखिएगा तो 2 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, ऐसे करिएगा, हल करिएगा 1/4, ये हो जाएगा ये 16 माइनस 0, ये 16/4, जो कि 4 हो जाएगा। एंड i का मान 4 हो जाएगा, जो कि एक डिफिनिट नंबर है। आई होप आप लोग को बात समझ में आई है। इस तरह से आप लोग काम कर लीजिएगा। कुछ समझे कि नहीं समझे तो इस तरह से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ऐसे तो ये है। अब ये देखिए डिफिनिट इंटीग्रल में वैसे तो हमको अपना जरूरत भर का हो गया, इसी से मेरा काम चल जाएगा, समझ गया कि नहीं। लेकिन इसके कुछ जो है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं,
डेफिनेट इंटीग्रल के। तो उस प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे देखिए इसके प्रॉपर्टीज में से हम कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो हमारे काम का है, इसमें से देखिए क्या है, आई इक्वल टू, ऐसे ऐसे देखिए एक चीज ऐसे समझिए, आप तो जानते हैं कि डेफिनेट नंबर आता है, फंक्शन रहता नहीं है, नहीं समझे, ये फंक्शन थोड़ा है कि एक्स का फंक्शन, जेड का फंक्शन, टी का फंक्शन, थीटा का फंक्शन, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो एक डेफिनेट वैल्यू है। तो आप ये देखिए अगर ऐसा होता है कोई फंक्शन यहाँ ऐसे एफ एक्स है मान लीजिए, यहाँ डी एक्स है, इसको आप इंटीग्रेट करते हैं ए से लेकर के बी तक, इसका एक डेफिनेट वैल्यू आएगा। सेम फंक्शन है लेकिन वेरिएबल उसमें एक्स नहीं है, दूसरा वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए ऐसे हो जाए, एक इंटीग्रल ऐसे हो, इसमें हो एफ जेड और यहाँ पे हो डी जेड, फंक्शन सेम हो, वेरिएबल बदल गया हो, और लिमिट सेम हो ए से लेकर के बी तक, तो ये दोनों सेम आएगा। नहीं समझ में आया, कितना बढ़िया बात है। माने एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, लिमिट ए से बी है। जेड का फंक्शन है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए और लिमिट इसमें भी ए से बी तक है, लेकिन दोनों का मान सेम आएगा। इसलिए क्योंकि देखिए मान लीजिए इधर ये एफ एक्स डी एक्स है, एक्स का फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करिएगा तो कुछ एक एफ आएगा, कैपिटल एफ आएगा, फंक्शन आएगा ना, जो कि एक्स का फंक्शन होगा, जो कि एक्स का फंक्शन होगा। तो अगर इधर अगर आपका एक्स का फंक्शन होगा, इसमें जब लिमिट रखिएगा ऊपर में बी और नीचे में ए, इधर इसको सॉल्व करिएगा, ये देखिए क्या होगा, ये जेड का फंक्शन होगा लेकिन फंक्शन तो वही रहेगा कैपिटल एफ। अगर यहाँ मान लीजिए कॉस है तो यहाँ भी तो कॉस है, इसमें कॉस एक्स आएगा तो इसमें कॉस जेड आएगा, इसमें कॉस अगर एक्स आता है तो इसमें क्या आएगा, कॉस जेड है, इस तरह से। तो आप अगर एफ एक्स आएगा इसका इंटीग्रल तो ए से बी तक, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका एफ जेड आ जाएगा और ये भी जाएगा आपको ए से बी तक। तो जब सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, ये इतना, इधर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। पता नहीं आप लोग समझ पाए कि नहीं मेरी बात। एक्स का फंक्शन हो या जेड का फंक्शन हो वो मैटर नहीं करता, वैल्यू सेम आएगा, अगर फंक्शन सेम है तो सेम आएगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं, और नहीं तो आप अगर देखना चाहें तो कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए ऐसे होता है, यहाँ अगर एक्स डी एक्स होता ऐसे, ठीक है, अब मान लीजिए आप 0 से लेकर के 2 तक जाते, एक्स डी एक्स होता, तो ये कितना आता आपको, ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 आता, बोलिए ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है। और तब इसमें क्या होता है, आप यहाँ 2 लिखते एंड यहाँ 0 लिखते, तो कितना होता है, ये 2 का स्क्वायर अब बाई ये 2 घटा 0 का स्क्वायर बाई 2, बोलिए ना। तो ये सोल्व करते तो कितना होता है, 4 अब बाई 2 करते तो कितना हो जाता, ये 2, ये 0 आता तो ये आंसर 2 हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पर जेड डी जेड होता और इसका भी लिमिट होता है 0 से लेकर के 2 तक, तो यहाँ सोल्व करते तो क्या होता है, ये भी आता है जेड स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिमिट रखते हैं ऊपर में 2 और नीचे में 0, ये कितना होता, ये हो जाता आपका फिर 4/2 माइनस 0/2, ये फिर तुम्हारा 2 आ जाता कि नहीं आ जाता। तो ये जेड का फंक्शन हो चाहे एक्स का फंक्शन हो, फंक्शन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ एफ एक्स के जगह पे तुम्हारा एक्स है, एफ जेड के जगह पे भी तुम्हारा ये जेड है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इसको जेड के रेस्पेक्ट में करना है। तो फाइनल जो कैपिटल एफ आएगा तो उसमें एफ एक्स है, इसमें एफ जेड आएगा। लिमिट रखोगे तो डिफरेंट वैल्यू है, तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि देखो आप एफ एक्स हो चाहे एफ जेड हो, इसमें भी ए से बी है, इसमें भी ए से बी है, तो दोनों का मान सेम आएगा। नहीं समझे, तो इतना इतना हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा।
ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, माने प्रॉपर्टी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं या ऐसे। ये तो हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। एक ये आपका एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसमें अगर दूसरा प्रॉपर्टी सोचना है, या ऐसे देखिए, इसी में हम लोग एक दूसरे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक काम का है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंटिन्यूअस फलन है ए से बी के बीच में, ऐसे है इंटीग्रल ए टू बी, ऐसे है ए टू बी, ए एफ एक्स डी एक्स है, ऐसे। ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ ध्यान से दीजिए, ए एफ एक्स डी एक्स ए से बी है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं दो इंटीग्रल में, ऐसे लिख सकते हैं, इतना बराबर आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ए एफ एक्स डी एक्स ए टू सी प्लस इंटीग्रल ए सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये आपका ए से बी के बीच में एक फंक्शन था, ऐसे था। ये किस इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल बोलते हैं इस तरह से, मतलब x का मान ए से बी के बीच में है, ठीक है कि नहीं। तो बोला जाता है कि अगर इस एफ एक्स को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ए से बी के बीच में, ठीक है कि नहीं, क्लोज इंटरवल है ए से बी तक का, तो इसको आप दो इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, एक ए से लेकर के सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर के बी तक, माने इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सेम इंटीग्रल, खाली लिमिट चेंज कर दिए। तो यहाँ ए से सी गए, अपर में यहाँ सी डाले, तो फिर दूसरा पार्ट में अब आप सी से बी तक जाइए एफ एक्स डी एक्स। ये सी जो है इस ए एंड बी के बीच में भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, इससे कोई, इस गणितीय कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस गणितीय कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हमारे बहुत काम का है, समझ गए कि नहीं। तो इस पर हम लोग मैक्सिमम काम करेंगे, ये आप समझ गए हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ओके। तो इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन हमको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डेफिनेट इंटीग्रल का सारा प्रॉपर्टी ये हमारा, इसको कभी आ सकता है जरूरत, ये भी आपको समझ गए, ये वाला प्रॉपर्टी, तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत हम लोग को नहीं है, और ज़्यादा अगर मैथमेटिक्स सीखना होगा तो हम लोग को सोचेंगे कि ऐसे रहने दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं, आप लोग काम कर लीजिएगा कि नहीं, इसमें कुछ है क्या, इसमें कुछ विशेष नहीं है, सीधे सीधे इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं आएगा, वो कैपिटल एफ एक्स जो आता है सो रहेगा, उसी का मान एक बार में अपर लिमिट लेकर के एक बार में लोअर लिमिट लेकर के, समझ गए कि नहीं, इस तरह से कर सकते हैं, ओके। तो रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन बता दें आप ऐसे देखिए, अब इसमें कुछ मजेदार क्वेश्चंस हैं, आप उसको जैसे ऐसे देख सकते हैं। आप ये देखिए, एक बड़ा मजेदार होता है ऐसे, एक प्रॉब्लम मान लीजिए ऐसे है, ये है, आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे है इंटीग्रल, यहाँ पे है मॉड एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा गया मॉड एक्स डी एक्स, और इसमें लिखा गया है -1 से लेकर के 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में जाना है, ओके। अब देखिए ये मॉडल्स जो यहाँ पर दिया गया है, जब तक इंटीग्रल मॉडुलर साइन के बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप इसको नहीं इंटीग्रेट कर सकते, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग देखिए, ये पता नहीं आप लोग को इसका एक्स के मॉडुलस का डिफिनीशन क्या होता है, तो देखिए एक्स अगर 0 या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो
तो मॉड एक्स बराबर लिखा जाता है एक्स, या डिफिनीशन है मॉड एक्स का, ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब ऐसे लिखा जाता है। और ये देखिए इस एक्स का एक ये भी डिफिनीशन है कि एक्स का मॉडुलस बराबर, अगर आप माइनस एक्स लिख लेते हैं ऐसे, इतना बराबर इतना लिखा जाता है अगर एक्स लेस देन 0 है तब, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इसमें 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि -0 एंड +0 सेम होता है। तो आप इसको ऐसे भी शामिल कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, रहने दीजिए इतना ही। समझ गया कि नहीं? क्लियर? तो इसको करना है। ये देखिए ये आपका जो है मॉडुलस का, जो मॉडुलस साइन के बाहर अगर निकालना है तो एक होगा कि 0 से आपको बाहर लिखना होगा, बात समझे कि नहीं? ऐसे करके लिख सकते हैं, और इस इंटरवल में नेगेटिव करके लिखना होगा। ठीक है, आप अगर इसको चाहें, अगर आप चाहते हैं कि हमको कंटिन्यूअस दिखाते रहें पूरा, तो यहाँ देखिए ये आप ऐसे भी इसको शामिल कर लीजिएगा। जैसे अगर 0 है तो अगर जैसे ये 0 है तो इतना बराबर अगर -0 भी लिख दिया तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा। बोलिए, इसमें ऊपर वाला में भी 0 रखिएगा तो एक्स का मॉडुलस अगर इसमें भी रखिएगा ऐसे, अगर इसमें भी रखिएगा तो कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा। इससे हमको सहूलियत मिलने वाली है, इसलिए इसको हम ऐसे रख रहे हैं। अब इसको आप लोग क्या करिएगा, जब ये डिफिनीशन अगर आप लोग को आता है, ये आई होप आप लोग को आता होगा, इसलिए इसका हम साइड में चर्चा करके ऐसे रख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना होगा ना, तो देखिए आप क्या करिएगा। अब इसको दो इंटीग्रल में अभी आप देखे हैं कि ए से बी तक जाना हो तो बीच में एक सी ला सकते हैं, तो इसको भी आप चाहिएगा तो इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक करिएगा। देखिए यहाँ ये -1 से 0 एक्स का मॉडुलस dx, आप प्लस यहाँ लिखिएगा 0 से 1 एक्स का मॉडुलस dx। यहाँ मतलब ये होगा कि जब वेरिएबल एक्स है इसका मान -1 से 0 के बीच में जा रहा है, तो जब एक्स -1 से 0 के बीच में होगा तो इस मॉडुलस साइन के बदले में आप यहाँ पर हटाइएगा इसको, ये इंटीग्रल, इसके बदले में आप -x लिख लीजिए इतना dx। ये -1 से 0 के बीच में इतना लिख सकते हैं, प्लस अगर आप इसको लिखना है 0 से 1 के बीच में बात करिएगा तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? तो इस पीरियड x का मान जब 0 एंड 1 के बीच में है तो x के मॉडुलस को आप सीधे x लिख सकते हैं, इतना dx लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो देखिए माइनस बाहर आएगा और ये कितना हो जाएगा -1 से 0 x dx, और ये तो आपका है, इसको सॉल्व कर ही लीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x², ये /2 हो जाएगा, अपर ये 1 0, और इसकी बात अगला स्टेप में करिएगा, ये हो जाएगा माइनस, और इसको देखिए इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका x²/2, इसके पहले माइनस लगा हुआ है ऐसे, ऊपर में 0 और नीचे में -1। आइए आपका इसमें अगर रखिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और माइनस ये हो जाएगा 0/2। 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, 0 के स्क्वायर करिएगा तो 0 ही होगा। इसको सॉल्व किए, मान लीजिए -1/2 आप बाहर कर लिए, 2 को बाहर किए, अब आपका क्या हो जाएगा? ये 0² माइनस, और यहाँ पर क्या करिएगा, ये -1 का स्क्वायर करिएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करिएगा ये -1/2, और ब्रैकेट में यहाँ जो आएगा ये तो 0 है माइनस, ये 1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/2 है, इसका आगे बढ़ाइएगा तो ये फिर 1/2 + 1/2 आपका ये 1 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही इसको नहीं सॉल्व कर सकते थे, तो वही जो अभी एक प्रॉपर्टी बताए हैं बीच में कि -1 से 1 के बीच में करना है, तो -1 से 0 चले जाइए, अब फिर 0 से 1 चले जाइए, दो इंटीग्रल में इसको ब्रेक करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फायदा क्या हुआ कि वैसा कर देने के बाद mod x के जगह पे -x लिख लिए इस इंटरवल में, और जो दूसरा इंटरवल था उसमें mod x की जगह पे x लिखे, इसमें -x लिखे, तब जाकर के आप सॉल्व किए तो इतना आया। इसी तरह का और भी होता है, इस तरह का और भी होता है। जैसे
हम एक नया एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं। ऐसे हम मान लीजिए ऐसे लिखे आई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ लिखे साइन एक्स का मॉड लिखे, आई यहाँ डी एक्स लिखे, ऐसे इस तरह से लिख दिए। और इसमें हम क्या कर दिए कि 0 से लेकर के आई इसको 2 पाई तक लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए इस मॉडुलस साइन के अंदर साइन है, साइन एक्स है, तो ये 0 से 2 पाई के बीच में अगर आप लोग को साइन एक्स का ग्राफ मालूम होगा तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। आपकी जानकारी के लिए 0 से अगर आप 2 पाई के बीच में जाइएगा, यहाँ पाई है, तो 0 से पाई के बीच में ये साइन एक्स इधर अगर आप लगते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव याद होगा आप लोग को। आप पाई से 2 पाई के बीच में जाते हैं तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है। आपका ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान नेगेटिव हो जाता है। तो जब इसको तोड़ना चलिएगा ना, तो ये देखिए जब ये पॉजिटिव होगा तो सीधे बाहर आएगा, तो आप इसको 2 में ब्रेक कर दीजिए। क्योंकि आप ये बात जान रहे हैं, इसका हेल्प लीजिए कब ये पॉजिटिव है एंड कब ये नेगेटिव है आपको। यहाँ देखिए, तो इसको आप क्या करिएगा, ऐसे ये 0 से लेकर के आप पाई जाइएगा, 0 से पाई एंड देन पाई से 2 पाई। तो 0 से पाई ये साइन एक्स का मॉडुलस डी एक्स, आप फिर प्लस यहाँ देखिए आप पाई से 2 पाई जाइएगा और यहाँ क्या लिखिएगा फिर साइन एक्स का मॉडुलस डी एक्स, ऐसे लिखिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 0 से 2 पाई के बीच में अगर आप सोचिएगा तो साइन एक्स के मॉडुलस को आप डायरेक्ट साइन एक्स लिख सकते हैं, या ऐसे 0 से लेकर के पाई के बीच में। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में बात करिएगा तो साइन एक्स नेगेटिव है। तो जो चीज़ नेगेटिव होता है अगर उसको माइनस के बाहर निकलना है तो एक अपने तरफ से माइनस लगाना पड़ता है, तब जाके पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए पाई से 2 पाई के बीच में इसका जो भी मान होगा ये साइन एक्स का वो नेगेटिव आएगा। तो अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो अपने तरफ से नेगेटिव से गुणा करेंगे तब ये टोटल पॉजिटिव होगा। देखने में नेगेटिव आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन देखिए पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसमें एक नेगेटिव से गुणा करके आप इसको पॉजिटिव करिएगा। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये मॉडुलस जब निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स करिएगा इतना, और ये आपका डी एक्स, मतलब नॉन जीरो कीजिएगा, जीरो भी होगा तो जीरो का भी तो मॉडुलस जीरो ही होता है। तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पर जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो जीरो है तो जीरो का मॉडुलस जीरो। अगर यहाँ पर भी जीरो है एंड यहाँ पर भी जीरो है तो यहाँ पर भी क्या होगा, जीरो का मॉडुलस जीरो। जीरो का मतलब क्या कर सकते हैं, जीरो का मॉडुलस तो जीरो ही होगा। तो ये आप यहाँ पर आप ये समझ गए। तो ये जो चीज़ इसको आप ऐसे, अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या, अच्छा यहाँ पर ये देखिए कुछ छूट गया है, यहाँ पे आपका ये डी एक्स है, यहाँ पर आपका डी एक्स है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो साइन एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स, याद है ना, बोलो, पाई 0 प्लस ये आपका यहाँ का माइनस बाहर आएगा तो -1 करके बाहर कर लीजिए। और साइन एक्स का फिर चाहे ऐसा करो माइनस साइन एक्स का डायरेक्ट कॉस एक्स लिख सकते हो, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस बाहर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स तो डायरेक्ट कॉस एक्स लिख सकते हो, और ऐसे लिखोगे ऊपर में 2 पाई और ये 0। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो ये माइनस ऐसे, और इसको देखो ये आपका कॉस एक्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे पाई माइनस कॉस 0, ऐसे करोगे। प्लस यहाँ क्या करोगे ये कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 माइनस कॉस पाई का -1 माइनस कॉस 0 का 1 जोड़ कॉस 2 पाई या कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 2 पाई का कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0, क्यों ठीक है। कॉस 2 यहाँ क्या कर दिए जी, और गड़बड़ हम लोग कर दिए है क्या, ये पाई से 2 पाई न है, वही तो कह रहे हैं क्यों गड़बड़ हो रहा है। ये पाई से 2 पाई है, देखिए ये 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई है,
तो यहाँ पे आप जब वैल्यू रखिएगा ना, देखिए गड़बड़ हो रहा था, तो ये आपका cos 2 पाई अब माइनस कॉस यहाँ पे पाई, तब हल करिएगा तो cos 2 पाई का 1 माइनस यहाँ पर क्या करिएगा cos पाई का ये -1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए, तो -1 मिलके -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 मिलके -2, माइनस से गुणा करके ये कितना हो जाएगा 2, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2, ये टोटल कितना हो जाएगा 4, और ये यही आपका ये डिफिनिट इंटीग्रल का मान हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? साइन एस के ग्राफ ऐसे होता है ना, मॉड साइन एस के ग्राफ खींचोगे ना, तो देखो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा मॉड साइन एस के ग्राफ। ये ऊपर वाला तो जो पॉजिटिव है सो पॉजिटिव है ही, और नेगेटिव में नेगेटिव से गुणा कर दोगे, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इधर तुम्हारा ये 0 पाई ये 2 पाई, इधर ग्राफ ये जो है ना, ये साइन एक्स के मॉडुलस का ग्राफ है, ये ऐसा होगा। चूंकि नेगेटिव है, ये तो नीचे में नेगेटिव है ना, जब एक और नेगेटिव से गुणा करिएगा, मॉडुलस साइन के बाहर निकालिएगा, तो ये नीचे से सब उठ करके ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से पाई वाला जो बात करिएगा ना, वो इस एरिया के बराबर होगा। अभी इस पर भी चर्चा करेंगे, एक इस एरिया के बराबर होगा। पाई से 2 पाई के बीच में बात करिएगा ना, वो इस एरिया के बराबर होगा, और दोनों एरिया मिलकर के 4 के बराबर होगा। ये इंटीग्रेशन का ज्यामितीय का अर्थ होता है, इसका भी चर्चा करेंगे आने वाले दिन में। ठीक है, ये कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। आई होप आप लोग बात को अच्छी तरह से समझे हैं। आप लोग की इच्छा थी कि कुछ और बताइए, तो कुछ और में हम आपको ये बता दिए। आजकल थोड़ा मैथ कुछ काम कर रहे हैं। हैं? ये जानकारी होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं डेफिनेट इंटीग्रल, तो रहने दे रहा है डेफिनेट इंटीग्रल। ओके,